अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको ज़रूर ये सॉल्व करने चाहिए और इनको याद करना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू, दिस वन इज ए वेक्टर। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो साथियों, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज तो हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि वेक्टर कौन से होते हैं और स्केलर कौन से होते हैं। लेकिन चलो फिर भी आपको बताया चलो कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना ज़रूरी होता है, और स्केलर्स वो होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दरकार होती है। तो इन ऑप्शन में से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की कौन सी मिसाल है? तो हमें पता है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। नेम द क्वांटिटी विच इज वेक्टर। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स। बाकी सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट कहता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। स्पेस में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को किस चीज़ से स्पेसिफाई किया जाता है? कितने एंगल से? 1 से 2 से 3 से या किसी से भी नहीं। तो स्पेस में 3 एंगल से स्पेसिफाई किया जाता है। अजीमुथ, एलिवेशन एंड टिल्ट एंगल्स, ये 3 एंगल्स हैं, इनसे स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है इफ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट कहता है इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैव सेम साइन। तो अभी आपको बता चुका हूँ, अभी हम पढ़ चुके हैं कि पहले में और तीसरे में, पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो नेक्स्ट, if the x component of a vector is positive and y component is negative, then resultant vector lies in what quadrant? x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, कौन से कम क्वाड्रेंट में? चौथे में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनको ज़रूर याद कर लें। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, चौथे में x पॉजिटिव होता है और दूसरे में y पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट है इफ वेक्टर ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट्स डायरेक्शन विल बी। तो ये होगा 180 प्लस। पहला क्वाड्रेंट 0 to 90 तक, दूसरा 90 to 180, तीसरा 180 प्लस 180 to 270, चौथा 270 to 360। नेक्स्ट है ए सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम। जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान 180 का जाविया होता है, लेकिन जब पैरेलल होते हैं तो फिर 0 का होता है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर इज। कि दो फोर्सेस हैं 30 न्यूटन और 40 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट कैसे हम फाइंड करेंगे? तो हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे इस फार्मूले के साथ। F1 है 30 न्यूटन, F2 है 40 न्यूटन और एंगल 90, दोनों मतलब परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है फार्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और फिर इस सब का स्क्वायर रूट लेना होता है। तो जब दोनों का स्क्वायर रूट, इस सब को सॉल्व करेंगे, cos 90 आ जाता है 0, तो ये बन जाएगा 900 प्लस 1600, ये आ जाएगा 2500। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा 50 न्यूटन। तो इसका आंसर आ गया 50 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ 6 न्यूटन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू 8 न्यूटन फोर्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी। तो ये सेम क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, 50 न्यूटन वाला ऊपर वाला क्वेश्चन। F1 6 न्यूटन आ गई, F2 8 न्यूटन आ गई और एंगल राइट एंगल मतलब 90 का सेम फार्मूला है। इसे जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। अगर फिर भी आप हल करना चाहते हैं तो फिर लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसे आप देख लें। तो दोस्तों करते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज। कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, दिस शोज दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये इसकी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है अ बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इट इज।
तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगी? तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। तो नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल जो है 90 का होता है। नेक्स्ट है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज। एक फोर्स है एक्स एक्सिस पे 10 न्यूटन अप्लाई हो रही है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगी? 0। तो अगर वाई एक्सिस पे होती 10 न्यूटन तो फिर एक्स एक्सिस पे 0 होती। अभी नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0 व्हेन एंगल बिटवीन देम इज। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब उनके दरमियान एंगल 90 का होगा। तो जब एंगल 90 का होगा तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा यूज होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर। तो पैरेलल, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम ही होते हैं। तो पैरेलल होता है जब तो एंगल 0 होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब cos 0 होगा, एंगल 0 होगा, मतलब कि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ द पोजीशन एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन टार्क विल बी। कि जब पोजीशन और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो टार्क सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ टार्क कैन बी फाउंड बाय। तो टार्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है, हमें सबको पता है, लेकिन ये कैसे फाइंड की जाती है हम देखते हैं। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी द राइट हैंड रूल इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ टार्क। यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर टुवर्ड्स द फोर्स वेक्टर एंड योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द टार्क। तो जब हम अपनी उंगलियों को पोजीशन वेक्टर से फोर्स वेक्टर की तरफ फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर टू फोर्स वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे तो हमारा अंगूठा जो राइट हैंड का है, अंगूठा जिस साइड पे होगा, जिस सीमत में होगा, वो जो सीमत होगी वो टार्क की सीमत होगी। स्टेटमेंट से समझने में कुछ मुश्किल हो रही है तो आप इधर देख सकते हैं, ये फिगर बनी हुई है। ये पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ हमने उंगलियों को मोड़ा और ये अंगूठा जो है ऊपर वाली साइड पे है, तो ये अंगूठा डायरेक्शन ऑफ टार्क को शो कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन आर द ओरिजिन देन इट्स टार्क इज। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी तो जो आर है वो 0 हो जाएगा। टार्क इज इक्वल टू होता है एफ आर cos थीटा। तो जब आर 0 होगा, 0 जिस भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू था द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी। तो नेगेटिव, कोई भी मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। और वो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये दो फार्मूले होते हैं, ये वाला रिजल्टेंट फोर्स के लिए है और ये वाला किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। जब हम स्केयर लेते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव हो भी सही तो स्केयर लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस whose resultant will be 0। तो मिनिमम 2 ही होते हैं। नेक्स्ट है द टार्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ऑल ऑफ दीज, ये तमाम सेम ही है, टार्क की डेफिनेशन है। अभी नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ टार्क इज। तो टार्क होता है एफ आर cos थीटा। cos थीटा का यूनिट नहीं होता है, मतलब फोर्स न्यूटन और पोजीशन वेक्टर तो आर मीटर होता है। तो नेक्स्ट है अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड इट इज सेटिस्फाइंग। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड बोथ आ जाएगा इसका। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगी। तो वो हम देखते हैं स्टेटमेंट से, कहता है ए बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड इट सेटिस्फाइज बोथ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है वो होता है सम ऑफ all forces acting on the body is 0 and the second equation of equilibrium जो कि sum of all torques acting on a body is 0 है। So it needs to satisfy both the conditions to be in complete equilibrium। तो ये अभी नेक्स्ट एमसीक्यू है if a body is at rest then it will be in। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट है, मतलब रुकी हुई चीज होती है।
नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर इक्वल इफ इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस इज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तब बराबर होंगे जब एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम ही होती है। तो नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। कि जो दो फोर्सेस हैं उसकी उनके जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, तो उनके दरमियान कौन सा एंगल होगा, तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो भी नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 into under root 3 and 6 respectively. The angle between them, तो इस इनके दरमियान कौन सा एंगल होगा कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की जो है दी गई है रेस्पेक्टिवली 6 into अंडर रूट 3 and 6, तो इनके दरमियान एंगल 60 का होता है। और नीचे ये वाला और नीचे वाला एमसीक्यू क्योंकि सेम है, पहले ये कर लें फिर इसको हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन देम इज, तो ये 45 आएगा। हम अब देखते हैं कि ये दोनों 60 और 45 कैसे आते हैं। ये रहा पहला एमसीक्यू, ये डॉट प्रोडक्ट दिया गया 6/3 और ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसे डिवाइडिंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय द सेकंड इक्वेशन, ये हम इसका क्योंकि एंगल फाइंड करना है, एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब इसमें से थीटा फाइंड करेंगे तो एंगल हो इसका फाइंड करेंगे, एंगल होता है cos ओवर sin इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे cos ओवर sin आ जाएगा tan थीटा के, तो tan थीटा में थीटा को फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये 60 आ जाएगा। तो सेम ही इधर दिया गया है। ये दूसरा एमसीक्यूज, दूसरे एमसीक्यूज में कहते हैं कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। तो अब क्या करेंगे, करते ये हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा के और ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा के। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब ये आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और फिर tan थीटा फाइंड करेंगे साइन ओवर कॉस, तो ये आ जाएगा साइन ओवर कॉस इक्वल टू 1। साइन ओवर कॉस होता है tan थीटा के। अब इस tan थीटा में से हम थीटा निकालेंगे tan इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा 45। तो साथियों इसके साथ ही हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व हो गए। तो आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज बहुत अहम होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।